अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। कहने वाले सदी के चहेते शायरों में शुमार, मुक्तदा हसन निदा फाजली। हर दिल अजीज शायर थे, उनके लफ्ज उनकी निजी जिंदगी और दुनियावी रिश्तों के मुकम्मल दस्तावेज हैं। उन्होंने जगत को ही जीवन का पर्याय माना और कहा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन कहीं आसमान नहीं मिलता। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने मानवीय रिश्तों की किताब पढ़ ली थी और ताउम्र उन्हीं रिश्तों के उतार चढ़ाव खींचतान को आवाज़ देते रहे। उनकी पारखी नज़रों ने जीवन के अछूत पहलुओं को देखा और कलम हर्फ दर हर्फ उन्हें शब्दों का पैरहन पहनाते गई। निदा फाजली। और लिखा था, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, 4 बार इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। ये जिंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, तुम्हारे पैरों से चल रही है, तुम्हारी आवाज़ में गले से निकल रही है, तुम्हारे लफ्ज़ों में ढल रही है। ये ज़िंदगी जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदल रही है। बदलती शक्लों, बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा, जो इस घड़ी नाम है तुम्हारा। इसी से सारी चहल पहल है, इसी से रोशन है हर नज़ारा। सितारे तोड़ो कि घर बसाओ, अलम उठाओ कि सर झुकाओ, तुम्हारी आँखों की रोशनी तक है खेल सारा। ये खेल होगा नहीं दोबारा। ये ज़िंदगी। आज हम निदा साहब की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। निदा साहब को हमने जब से होश संभाला है तब से पढ़ा है और ये जाना है कि वो हिंदुस्तानी ज़बान के बहुत बड़े शायर हैं, ज़िंदगी की ज़बान के बहुत बड़े शायर हैं। वो उनकी बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं, मैं पढ़ रहा था इस किताब में कि घास पर खेलता है एक बच्चा, पास माँ बैठी मुस्कुराती है, मुझको हैरत है जाने क्यों दुनिया काबा और सोमनाथ जाती है। तो बड़े रिलीजन और इन सब चीज़ों से ऊपर उठा एक व्यक्ति हमें दिखता है इन किताबों के थ्रू। तो खैर वक्त ज़ाया ना करते हुए हम बात करेंगे आज उनकी हम सफ़र रही मालती जोशी जी से। और मालती जोशी जी, सबसे पहले प्रणाम आपको। नमस्कार। नमस्कार। और मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि निदा जी की ज़िंदगी के बारे में हम बात करें उससे पहले हम आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी। क्योंकि आपने रंगमंच भी किया है, आप गज़लें भी गाती हैं, उनको आवाज़ देती हैं आप, और आपने फ़िल्मों में भी काम किया है जी। और मैं हरियाणा से आता हूँ और मुझे पता लगा कि आपकी पहली फ़िल्म जो थी वो हरियाणवी थी। जी। तो मुझे आप अपनी ज़िंदगी के बारे में भी हम बताएं और आराम से बताएं। मेरी जो एक्टिंग की शुरुआत थी वो मैंने थिएटर से किया था। बेसिकली हमें गुजराती, तो मैंने गुजराती थिएटर से शुरुआत की थी। उसके बाद मैंने हिंदी में भी किया, हिंदी प्लेस भी किए। और विजय दत्त करके एक बहुत पुराने आर्टिस्ट है, शायद नाम सुना हुआ आपने, तो उनके प्ले से मैंने फर्स्ट एंट्री ली। उन्होंने मुझे पहली बार चांस दिया, तो वहाँ से मेरी करियर की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे गुजराती में मैं काफ़ी मशहूर हो गई, काफ़ी बिज़ी हो गई। हिंदी भी प्ले किए मैंने और भोजपुरी में भी काम किया, डिफरेंट लैंग्वेज में एक्टिंग की। उसके बाद स्टेज पे ही देख के मुझे फिल्मों में चांस मिला। तो फर्स्ट एक फिल्म में मुझे कोई प्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस करने वाले थे, गुलमोहर नाम था पिक्चर का, और पिक्चर साइन करने के लिए मुझे जब भी उन्होंने ऑफिस में बुलाया था तो वहाँ पे निदा साहब भी बैठे हुए थे। अच्छा। तो पहली मुलाकात जो है ना हमारी वहाँ पे हुई। तो वो उस फिल्म में गाने, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब लिख रहे थे। अच्छा।
तो प्रोड्यूसर ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये निदा साहब हैं और ये राइटर हैं हमारे, ये मालती जी हैं, ये हमारी हीरोइन हैं, हम इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वगैरह वगैरह। काफ़ी बातचीत हुई सबकी, लेकिन निदा साहब जो है ना बहुत ही इंट्रोवर्ट थे, तो ज़्यादा लेडीज़ को देख के एकदम ऐसे बैठ जाते थे कि जैसे बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं, खुल के कुछ बोला नहीं उन्होंने। तो ऐसे ही बातचीत चली। उसके बाद हम मिले नहीं बहुत दिन तक। अच्छा। फिल्म का फिर जब काम वापस शुरू हुआ तो हमारे घर पे सिटिंग होती थी। तो मानस मुखर्जी एक बहुत, ये शान है ना, शान के फादर, वो उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो हमारे घर पे सिटिंग करते थे, हारमोनियम वगैरह मेरे पास था ऑलरेडी, मैं म्यूज़िक सीख रही थी। अच्छा। और मैंने उसमें विशारद भी किया है क्लासिकल में। अच्छा अच्छा। तो म्यूज़िक मेरी हॉबी थी, मेरा पेशा नहीं था और मैं लेना भी नहीं चाहती थी उसको। मैं हॉबी में ही उसको आगे आगे बहुत ज़्यादा सीखना चाहती थी। तो इस तरह से हारमोनियम वगैरह था, इसीलिए बोले अब मालती जी के घर पे ही सेटिंग करते हैं। तो मेरे घर पे मानसदा आते थे, निदा साहब आते थे, प्रोड्यूसर आते थे, फिर सब बैठ के गाने वाने कंपोज होते थे, लिखते थे, सब करते थे। तो वो भी काफ़ी दिन तक चला वो सिलसिला। उसके बाद वो फिल्म बंद हो गई। अच्छा। फिल्म आगे नहीं बढ़ी, तो हम लोग फिर नहीं मिले। फिर वो अपने काम में बिजी हो गए और वैसे भी उन्होंने कोई कांटेक्ट ऐसे जमाया नहीं था मेरे साथ। वो बहुत ही अपना चुपचाप रहते थे, जो भी बात करना है प्रोड्यूसर के थ्रू बात होती थी, डायरेक्ट बात भी नहीं करते थे किसी से, इतने रिजर्व थे। तो कोई मेल जोल हुआ नहीं उनसे, सिर्फ देखा उनको कि हाँ कोई राइटर है, बस। उसके बाद फिर उस वक्त हम लोग वर्ली में पूनम अपार्टमेंट जो है ना बिल्डिंग, मेन रोड पे ही है, उसमें हम लोग रहते थे। तो निदा साहब वहाँ फिर आते थे कभी कभी ऊपर 3rd फ्लोर पे या 6th फ्लोर पे, किसी को ट्यूशन कराने आते थे, किसी उनके फ्रेंड की लड़की को। तभी उनको थोड़ा बहुत देखते थे हम लोग कि आ रहे हैं वो राइटर जा रहे हैं, वो राइटर आ रहे हैं। अच्छा, ऊपर से देखती थी आप? ऊपर से हमारी खिड़की में से बाहर दिखता था, तो जब वो निकलते थे तो हम लोग देखते थे। तो उसके बाद गायब हो गए हम लोग ने। फिर वो पूनम अपार्टमेंट छोड़ दिया। मैं बहुत फिल्मों में चली गई, तो मैं बहुत बिजी हो गई फिल्मों में, तो उस तरफ देखा ही नहीं हमने। निदा साहब भी याद नहीं आए, उनको हम याद नहीं आए शायद। तो हम लोग बहुत काम में, वो भी उनका स्ट्रगल का टाइम था उस वक्त, तो वो बहुत भाग दौड़ करते रहते थे स्ट्रगल में। और मैं फिर फिल्मों में इतनी बिजी हो गई, मैंने फिर वहाँ से फ्लैट शिफ्ट करके कार्टर रोड पे बड़ा फ्लैट लिया। अच्छा। तो मैं वहाँ रहने आ गई। तो काफ़ी सालों के बाद, कुछ 6-7 साल निकल गए ऐसे ही बीच में। फिर मेरा 2-3 टाइप का काम चलता था, कभी फिल्मों की रिलीज़ पे जाती थी, कभी फिर गुजराती फिल्मों में मैंने काफ़ी काम किया। अच्छा। तो गुजराती का टाइम उस वक्त एकदम पीक पे था फिल्म का, तो मुझे उसमें भी चांस मिला, तो मैं फिर काफ़ी गुजराती फिल्मों में भी मैंने काम किया। और धीरे धीरे फिर कुछ मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो शूटिंग के दौरान आते जाते कार से जा रही थी बाय रोड, तो कुछ मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे बहुत पेट पे यहाँ में मार लग गया। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी 1-2 साल के लिए आप, गुजराती फिल्मों में बहुत फाइट वाइट लेडीज़ को बहुत करना पड़ता है, डांस गरबा ये वो बहुत, तो बोले ये ऐसा सब नहीं कर सकते, आपको रेस्ट करना पड़ेगा और हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। तो वो तो फिल्मों में हल्का फुल्का ऐसे बोलेंगे कि प्रोड्यूसर को कि हल्का फुल्का काम दो, तो ऐसा थोड़ी देंगे, जो सीन होगा वो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं बैठ गई घर में 2 साल के लिए। फिर म्यूज़िक उस वक्त फिर काम आया कि मैंने सोचा कि अब बैठे बैठे तो गाना ही गाया जा सकता है और तो कोई काम हो नहीं सकता, तो मैंने फिर गाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो पहले होटलों में गाना शुरू किया मैंने, तो जहाँ पूनम अपार्टमेंट में पहले हम लोग रहते थे, वहीं पे पीछे एक होटल खुला था नया, पूनम इंटरनेशनल। वो जो पूनम के जो मालिक थे ना, पूनम चंद शाह, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। अच्छा अच्छा। एक फिल्म भी बनाई थी उन्होंने, पालकी फिल्म आई थी एक वहीदा रहमान को लेके,
बहुत बड़े स्टारों को लेके बनाई थी। तो बहुत शौकीन आदमी थे वो। मेरे फादर के वो फ्रेंड थे। तो मेरे फादर पहले गवर्नमेंट में जॉब करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो वहाँ से उन्होंने VRS लेके बोले मेरे होटल को संभालो। अच्छा। तो उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी गवर्नमेंट की और होटल का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। तो वो वहाँ काम करने लगे। तो वहाँ पे तब तक मैं अभी घर में रियाज करती थी। तो वो कहने लगे कि मैनेजर वगैरह सब डिस्कस करने लगे कि होटल का बिजनेस नहीं जम रहा, कुछ गाना वाना या ऐसा कुछ रखना चाहिए, लेकिन गाने वाले को ढूंढे कहाँ से मिलेगा। तो मेरे डैडी ने कुछ बोला नहीं कि मेरे घर में है सिंगर, लेकिन वो उन्होंने कहा कि देखते हैं, बोलना ऐसे डायरेक्ट नहीं बात करना चाहिए। वो थोड़े ऐसे डिसिप्लिन वाले थे। अच्छा। कि ऐसे नहीं घुसना चाहिए कहीं भी, अपने दिखाना चाहिए कैपेसिटी, उसके बाद एंट्री करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी ऐसा करते हैं कि किसी को ढूंढते हैं, मैनेजर ने कहा। तो बोले हाँ देखते हैं, पता करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ऑडिशन लेते हैं 2-3 लोगों का, फिर उसमें से ढूंढते हैं। तो मेरे डैडी ने कहा हाँ ऑडिशन लेते हैं। फिर मुझसे कहा कि तुम ऑडिशन के लिए आ जाओ उधर। तो मैंने कहा आप बताएंगे नहीं उनको कि मैं आपकी लड़की? बोले वो सब बाद में, पहले तुम ऑडिशन दो। तो मैं घर में वो गज़लें वज़ले तैयार करके बैठी थी। तो मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया और भी 2-3 लोग आए हुए थे सबके, लेकिन वो मैनेजर ने मुझे ही सिलेक्ट किया कि ये सही है, अच्छा गाती है, ये सही है अपने होटल के लिए। तो फिर बाद में मेरे डैडी ने बोले इसका एड्रेस ले लो ये। तो बोले ये सब है मेरे पास। कैसे? तो बोले मेरी लड़की है। तो बोले पहले नहीं बोलना चाहिए, इतना ड्रामा क्यों करवाया आपने? और इस तरह से हो गया ऑडिशन। और फिर वहाँ से वो फर्स्ट मेरा होटल का प्रोग्राम शुरू हुआ। वो वीक में उनका जो है ना मंडे ड्राई डे रहता था। अच्छा। तो ड्राई डे को मंडे को एकदम डाउन जाता था बिजनेस उन लोगों का। तो बोले कि अपन मंडे से शुरुआत करते हैं, सिर्फ एक ही दिन हफ्ते में। तो वो हफ्ते में एक दिन उन्होंने शुरू किया। तो पता चला कि सारा क्राउड मंडे को ही आने लगा। जैसे ही पब्लिसिटी डाली ना उन्होंने मिड डे में और 2-3 इंग्लिश पेपरों में फोटो के साथ, इतनी बड़ी बड़ी पब्लिसिटी डाली कि मालती जोशी करके सिंगर अभी हमारे यहाँ गाएगी एवरी मंडे। तो जितने वीक डेज में आते थे सब मंडे को भी आने लगे। तो वीक डेज से ज़्यादा क्राउड मंडे में जमा हो गया। ड्राई डे था फिर भी क्राउड मिलने लगा उनको। तो इस तरह से मेरा कैरियर वहाँ से एकदम टर्न हो गया। फिल्मों से, ड्रामा से, सब जगह से हट के मैं उसमें गज़लें गाने में बिजी हो गई। धीरे धीरे मुझे फिर रीड्स होटल था चर्च गेट पे, तो वहाँ से भी मुझे ऑफर आया कि एक दिन हम भी आपका प्रोग्राम रखेंगे। इस तरह से 3-4 होटल में मैं एक दिन वीक में गाने लगी। और पूरे बम्बई में मेरे जोरदार प्रोग्राम शुरू हो गए गज़लों के। और इस तरह से काफ़ी नाम भी हो गया कि लोग आने लगे। फिर धीरे धीरे मेरे कैसेट का मुझे ऑफर आने लगा। अच्छा। कि कैसेट बनाएंगे आपके। उस वक्त कैसेट का बहुत ज़माना था ना। LP वगैरह बनते थे लेकिन कैसेट ज़्यादा बनता था। तो बोले गज़लें आपकी बनाएंगे, गज़लों का कैसेट बनाएंगे आपका। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरा तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं गज़लों में। गा सकती थी मैं, वो रिकॉर्ड वगैरह LP वगैरह लिए थे जगजीत सिंह के, मेहंदी हसन के, गुलाम अली के, तो पंकज उदास सब बाय हार्ट करके मैं गाती थी। तो बोले कि आप अपना कंपोजिशन और अपनी गज़लें आप तैयार करो, नहीं जैसे इन लोगों की है ऐसे आपकी भी कैसेट मार्केट में आनी चाहिए। तो 2-3 कंपनी वाले आए मेरे पास। उस वक्त मैं कार्टर रोड पे ही रहती थी। तो ये दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, निदा साहब की गज़ल है। हाँ, वो बड़ा धूम मचा रही थी उस वक्त। अच्छा। जगजीत सिंह की। तो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा कि ये जो शायर है ना, इनको ढूंढना चाहिए, इनको पकड़ो ऐसी गज़ल होनी चाहिए जो पॉपुलर हो जाए एकदम एक गज़ल में। तो मैंने कहा कि ठीक है, ढूंढते हैं शायर को। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो जो मैं जिनको जानती हूँ, जो मिल चुकी हूँ, वही ये शायर हैं, निदा फाजली। तो उनको कहाँ ढूंढे?
कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे एल्बम बनाया जाए। बड़ा टेंशन हो गया था कि इतनी पार्टी तैयार है एल्बम बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास मटेरियल ही नहीं है एल्बम का। तो बोले कि कैसे करें, हमारे घर में सब लोग सोच में पड़ गए, सब ढूंढने लगे कि शायर को कैसे ढूंढा जाए। और हम लोग की गुजराती फैमिली ना, तो हम लोग कोई शायर वायर का हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं था। उर्दू से या शायरी से या किसी चीज़ से हम लोग का कोई कांटेक्ट नहीं होता है गुजराती लोगों का, तो हमारा भी नहीं था। गलती से मैं घुस गई वो लाइन में। तो बोले कि अचानक एक दिन मेरी छोटी बहन जो थी वो खार डांडा में एक बैंक ऑफ इंडिया है, अच्छा। बैंक है, वो बैंक में गई थी कुछ चेक वेक डालने या कैश करने कुछ। तो इतने में नीरा साहब वहाँ उसको मिले। अच्छा। तो नीरा साहब ने उसको पहचान लिया, बोले कि अरे आप यहाँ, तो वो बोली आप यहाँ। फिर दोनों ने बातचीत की, फिर बोले कि नीरा साहब बोले मैंने सामने ही घर लिया है, बैंक के सामने। हाँ, अच्छा। नया फ्लैट लिया था उन्होंने, तो बोले मैंने घर लिया यहाँ पे और कभी आओ मेरे घर पे। और मालती जी कैसी हैं, सबका पूछा, मम्मी कैसी है। तो बोले कि मुझे एड्रेस दे दो, अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं बात करूँगा। तो फ़ोन नंबर एड्रेस सब दिया मेरी बहन ने, और सुबह सुबह 8 बजे दूसरे दिन वो आ गए। बोले वो करने जाते थे 8 बजे, तो बोले कि मैं चाय पीने आ गया। तो आ गए, तो वहाँ से फिर उनकी स्टोरी शुरू हो गई। तो मेरी स्टोरी सब ख़त्म हो गई और नई शायरी की और गज़ल की स्टोरी शुरू हो गई। वो फिर बोले कि क्या क्या कर रही हो वगैरह वगैरह बातचीत हुई। तो मैंने कहा कि मैं अभी गज़लें गा रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम हो गया है तो थोड़ा सा। क्या प्रॉब्लम हो गया? मैंने कहा कि ये एक दुनिया जिसे कहते हैं, जो गज़ल जिस शायर ने लिखी है ना, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे भी गज़ल बनानी है, ऐसी एल्बम बनाना है, मेरे पास ऑफर है, लेकिन मैं जानती नहीं किसी को, तो उसमें मुझे कुछ आपकी हेल्प चाहिए। तो वो हंसने लगे, बोले तो मैं ही तो हूँ, मैंने ही लिखा है वो। अरे सब खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ वही शायर मिल गए जिसको ढूंढ रहे थे। तो वो तलाश ख़त्म हुई वहाँ पे। और उसके बाद फिर हमारा घर और उनका घर 10 मिनट का फासला था, वॉकिंग डिस्टेंस कार्टर रोड से। तो बोले मेरे घर पे आ जाओ, मैं सब गाइड करूँगा, बताऊँगा गज़लें कैसे लेना, क्या करना, रिकॉर्डिंग वगैरह का सब ढूंढ के दूँगा तुमको, मेरे पास सब जानते हैं मुझे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर दूसरे दिन से हम उनके घर पे आना जाना शुरू हुआ। तो इतना लंबा आना जाना हुआ कि वो ख़त्म नहीं हुआ, फिर परमानेंट हो गया। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि बड़े शर्मीले थे जी, नजरें झुका के चलते थे, बात नहीं करते, इंट्रोवर्ट थे बेसिकली। हाँ हाँ। तो किसने किसको प्रपोज किया आखिर में? फिर ये जो आप सिलसिला बता रही हैं जो कि खत्म ही नहीं हुआ। नहीं, बाद में तो फिर वो बहुत खुल गए थे। अच्छा अच्छा। उस जमाने में जब हम मिले थे, उस वक्त कुछ स्ट्रगल में थे या पता नहीं क्या था, तो थोड़ा सा हिचकिचा के बात करते थे, जल्दी से एकदम लेडीज के साथ नहीं करते थे, ज्यादा करके लेडीज से थोड़ा दूर रहते थे। इसकी वजह से तो शादी नहीं की थी। तो खुल के बात नहीं करते थे, लेकिन बाद में हमारे घर पे बहुत आने जाने लगे, फिर तो बहुत खुल के बातें करते थे। और घर में भी फिर बहुत लोग आना जाना सबका शुरू हो गया था। काफ़ी लड़कियां भी पीछे पड़ गई थी। अरे हाँ, और ये हाल था कि मैं जब भी शुरू में उनके घर आती जाती रहती थी ना, तो पता चलता था कि वो मुशायरे में कहीं गए थे, वहाँ से एड्रेस पता करके लड़की सूटकेस उठा के आ गई घर छोड़ के। हाँ। ऐसी लड़कियां उनके पीछे पागल थी। तो वो घबरा के दूसरे रूम में घुस जाते थे कि ये मुसीबत कहाँ से आ गई। और फिर मुझे बुला लेते थे फ़ोन करके और बोलते थे कि इसको किसी तरह से भगाओ यहाँ से, इसको स्टेशन छोड़ के आओ। नहीं, वापस नहीं आए वहाँ से, बिठा के आओ ट्रेन में। ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत 2-4 बार ऐसा हुआ है। तो आखिर में जो हमें पता लगा कि जिस गज़ल से उनको, मतलब उन्होंने आपको जो प्रपोज किया, डायरेक्टली तो नहीं किया खैर आखिर तक, नहीं डायरेक्टली तो बोलना तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल था। हाँ,
तो इनडायरेक्टली जो आपको वो गज़ल उन्होंने लिख के दी, वो अगर आप हमें सुना दें तो। उन्होंने गज़ल मेरे हाथ में दी थी। हम लोग ऐसे घूमने जाते थे शाम को। अच्छा अच्छा। कार लेके थोड़ा, एक्चुअली कार का ड्राइविंग भी मैंने उनको हाथ साफ कराया था। अच्छा। वो एक आध हफ्ता गए थे स्कूल में, फिर छोड़ दिया उन्होंने। ड्राइविंग स्कूल में? ड्राइविंग स्कूल में। फिर मैं उनको लेके जाती थी कार्टर रोड पे सिखाने, हाथ साफ करने। राइट। तो लगभग रोज फिर ऐसे ही घूमने का शुरू हो गया कि वॉक पे जाएंगे। वहाँ पे एक पान वाला था, शाम अवध, अभी भी है कार्टर रोड पे, बहुत बड़ा दुकान है उसका। राजेश खन्ना के घर के सामने ही है, सामने ही है। शाम अवध। तो वहाँ जाते थे, एक चक्कर लगाते थे कार्टर रोड का, फिर वहाँ पान खाते थे। फिर पान खा के फिर रिटर्न में मैं उनको छोड़ती थी घर पे, फिर मैं घर चली जाती थी। अच्छा। या कभी कभी वो मुझे ड्रॉप करके कार लेके फिर वो घर जाते थे। अच्छा। इतना उनको अभी आ गया था कार चलाना। तो एक दिन ऐसे उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, फिर बोले कि मैं निकलता हूँ। तो मुझे एक कागज़ दिया लिखा हुआ, बोले इसको पढ़ना। मैंने कहा क्या है? तो बोले कि बाद में घर जाके पढ़ना, अभी मत पढ़ जब। तो मैं गई घर जाके, फिर मैंने वो पढ़ा। तो गज़ल थी, मुमकिन है सफ़र हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफ़र हो आसान, मुमकिन है सफ़र हो आसान, अब साथ भी चल कर देखे, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखे, मुमकिन है सफ़र हो आसान, मुमकिन है। वाह, क्या बात। तो ये इस तरह से प्रपोजल आई थी। एक्सेप्ट कर लिया आपने? हाँ। अगला एक बात मैं आप पूछना चाह रहा था, क्योंकि उस ज़माने में इंटर रिलीजियस जो मैरिजेस होती थी, खैर इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस ज़माने में लोगों को आपत्ति होती थी, बहुत लोगों को होती भी थी, अब भी होती है। तो कैसे हुआ फिर वो सब, और उनका क्या रिएक्शन था उसके ऊपर? एक्चुअली उनकी वजह से ही हुआ। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे। उनकी फैमिली जो थी ना पाकिस्तान में थी पूरी, तो उन लोगों का बहुत प्रेशर था वहाँ से कि वो शादी कर ले, लेकिन उन लोगों के हिसाब से शादी करें। अच्छा। और पूरे पुराने स्टाइल के थे ख्यालात उनकी, जो बहनें वगैरह थी। मदर फादर तो नहीं थे उनके, बहनें ही थी। बड़ी बहन थी, उनको मदर की तरह रिस्पेक्ट करते थे निदा साहब, तो उनकी बात को टाल नहीं सकते थे। तो उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया, तो फिर भी उन्होंने हाँ तो नहीं बोला। फिर उन्होंने बाद में वो लोग आए पाकिस्तान से। अच्छा, बॉम्बे आए पूरी फैमिली, हाँ पूरी चारों बहनें, उनकी भाई सब आए और बोले कि अभी हम शादी करके ही जाएंगे, ऐसा तय करके आए थे। तो मेरी फैमिली वाले जो है ना बहुत मॉडर्न टाइप के थे, तो उन लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था। और निदा साहब की वजह से, क्योंकि अगर निदा साहब की जगह कोई दूसरा कोई होता इस कास्ट का तो शायद वो लोग नहीं करते। लेकिन जिस तरह का नेचर था निदा साहब का, उस हिसाब से उन्होंने कहा कि नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हारे नेचर के हिसाब से ये आदमी ठीक है। मैंने पहले पूछ लिया था उन लोगों से। वो एक्चुअली मेरे पास वो एक अंगूठी दी थी निदा साहब ने मुझे। अच्छा। तो बोले कि ये मेरी मदर की अंगूठी है और मुझे थोड़ी टाइट भी होती है, तो तुम देखो तुम्हारे उंगली में आती है क्या। तो मैंने पहना तो मेरी उंगली में आ गई। तो बोले कि अभी ऐसा करो, तुम
ये अंगूठी रख लो तुम, गिफ्ट मेरी तरफ से। तो मैंने पहन लिया। उसके बाद मैं घर पे गई तो मेरी मम्मी ने देखा मेरी हाथ में, तो बोले ये अंगूठी कहाँ से आई तुम्हारे पास? तो मैंने कहा कि मुझे इन्होंने दी है, निदा जी ने दी है। तो बोले क्यों? मैंने कहा पता नहीं, उन्होंने ऐसे ही दी है मुझे, बोले कि मेरी मदर की है, तुम्हारे हाथ में आ जाएगी तो तुम पहनो, तो ऐसे ही दे दिया उन्होंने मुझे। तो बोले ऐसा नहीं है, तुम समझती नहीं हो उसका मतलब क्या होता है, अंगूठी देने का मतलब क्या होता है। मैंने कहा क्या मतलब होता है? तो बोले कि वो तुमको प्रपोज कर रहे हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं, ये उनके दिल की बात वो बोल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली तुमको पूछा ऐसे। तो अच्छा, मैंने कहा फिर तो आपका क्या इसके ऊपर क्या चाहती हैं आप, आपकी राय क्या है इस बारे में? तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, वो तुम्हारे लिए वो आदमी ठीक है, तुम्हारे दोनों का जो प्रोफेशन है वो भी मिलता जुलता है और उनका नेचर भी बहुत फ्री है, अच्छा है, तो ठीक है, अगर वो चाहते हैं तो तुम आगे बढ़ सकती हो, हमारी तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मम्मी ने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया था। फिर मैंने निदा साहब को भी बताया था कि मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे घर वालों को तो बहुत प्रॉब्लम है। उनके घर वाले तो चाहते ही नहीं थे। बोले शादी कर लो। बोले शादी करूँगा तो मैं सिर्फ मालती से करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा बिल्कुल। तो बोले अगर उससे शादी करोगे तो फिर हमारी एक शर्त है कि उसको बोलो कि वो इस्लाम कबूल कर ले। अच्छा। उसके बाद हम निकाह करके जाएंगे पाकिस्तान। तो कपड़े वपड़े सब दुल्हन के पूरा ड्रेस बना के लेके आए थे, गहने वहने सब। अच्छा। हाँ। तो निदा साहब ने कहा कि ये बात तो मैं कभी नहीं करूँगा उससे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा करे। धर्म की बात ऐसी होती है कि उसका धर्म अपनी जगह, मेरा धर्म अपनी जगह, वो हम थोप नहीं सकते किसी के ऊपर कि तुम ये करो। तो मैं ये नहीं करूँगा। तो बोले फिर हम लोग शादी नहीं करने देंगे। तो बोले फिर मैं बिना शादी के ही रहूँगा ऐसे ही, उसको भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़िए शादी को, हम लोग ऐसे ही रहेंगे। फिर हम लोग रहे काफ़ी साल तक, 3-4 साल तो हम लोग ऐसे ही रहे फिर। लेकिन वो लोग चले गए और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया निदा साहब से। कुछ साल के लिए बात नहीं की। नहीं, पूरा फ़ोन वोन आना बंद हो गया, तुरंत निकल गए सब पाकिस्तान के लिए, रिटर्न विथ थैंक्स सारे के सारे। और इतना बहुत ही नाराज़ हो गए निदा साहब से। लेकिन ठीक है, निदा साहब ने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, नहीं चाहते हैं तो। वो निकाह नामे से या लिखाई पढ़ाई से या फेरे लेने से शादी हो जाएगी पक्की, नहीं तो नहीं होगी, ऐसा थोड़ी होता है। वो रिश्ता जो है वो दिल से होता है। और अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम हैं एक दूसरे के लिए बने, तो ठीक है। अभी उन लोगों की मंजूरी की क्या ज़रूरत है उसमें, कि वो मंजूर करेंगे उसके बाद ही सब ठीक होगा। इस तरह से फिर धीरे धीरे बाद में ये हुआ कि आपस में अंडरस्टैंडिंग से हम लोग ने सब डिसाइड किया। फिर ये मेरी जो बेटी आई तहरीर, तो उसके बाद उन लोगों को, निदा साहब गए थे पाकिस्तान, तो पता चला वहाँ पे, उन्होंने बताया कि बेटी हुई है, तो बहुत खुश हो गए। फिर सब भूल गए। बोले कि नहीं, कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, तुमने शादी कर ली, बच्ची भी हो गई है, मालती अच्छी लड़की है, ये है वो है। और फिर फ़ोन आने लगे, फिर इतने सारे ढेर सारे गिफ्ट भेजे बेटी के लिए, कान के बूंदे बूंदे, कपड़े, सब पूरा बैग भर के भेजा बेटी के लिए। और रेगुलर फिर फ़ोन आना शुरू हो गया, कांटेक्ट शुरू हो गया। इस बीच आपने एक किस्से के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो किस्सा हम आपसे भी जानना चाहते हैं, जो दुबई और बहरीन का एक किस्सा हुआ था। हाँ। वो हमें आप बताएं। वो मैं हमारी शादी से पहले की बात है, बहुत पहले की है। हम लोग लेटर वेटर लिखते थे। बहरीन में प्रोग्राम में गई थी, एक नया होटल खुला था वहाँ पे, मुगल करके। तो होटल वालों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाया था ओपनिंग के ऊपर। फिर ओपनिंग के बाद फिर मुझे वहाँ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो 2-3 महीने का उन्होंने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट हम देते हैं आपको। तो मैं ग्रुप लेके गई थी, तो मैं वहाँ पे रह गई और गाना शुरू कर दिया मैंने।
तो निदा साहब जो वो लगातार लेटर लिखते थे कि बस हो गया, अभी आ जाओ वापस, बस हो गया बहुत हो गया, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, बस अभी आ जाओ। लेकिन मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में थी, तो मैं कैसे छोड़ के आ सकती थी। मैंने कहा नहीं, ऐसे मैं नहीं छोड़ सकती, कॉन्ट्रैक्ट जब भी ख़त्म हो गया या वो लोग जब भी बोलेंगे कि जाओ तभी मैं जा सकती हूँ, ऐसे मैं नहीं जा सकती। तो बोले कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ दुबई, मैं आने वाला हूँ, मैं मिलूँगा वहाँ पे तुमको। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, आइए आप। तो मैंने सोचा वो आएंगे बहरीन, लेकिन वो आए दुबई, और दुबई में आके उन्होंने वहाँ से मुझे फ़ोन किया कि मैं यहाँ आ गया हूँ और मिलना चाहता हूँ, तुम आ जाओ दुबई में तो मैंने कहा मैं पता करती हूँ। फिर मैंने पूछा हमारे स्पॉन्सर से कि ये मुझे जाना है दुबई 1 दिन के लिए, तो मैं जा सकती हूँ। तो बोले कि नहीं, आपने वीज़ा नहीं लगवाया, आपको इंडिया से आके वीज़ा लगा के आना चाहिए था, तो आप जा सकते थे। हालांकि 1-2 घंटे का फासला था, ब्रिज था बीच में, That's it. तो बाई रोड वहाँ से जाके मिलके मैं तुरंत आ सकती थी। लेकिन वीज़ा की वजह से नहीं हुआ। तो मैंने कहा निदा साहब से कि मैं तो नहीं आ सकती। तो फिर उन्होंने पता किया कि मैं जाऊँगा बहरीन तो वहाँ पता किया तो बोले आप भी नहीं जा सकते, आप वीज़ा लगवा के नहीं आए बहरीन का। उन्होंने भी ये गलती कर दी। मुझे तो मालूम ही नहीं था, लेकिन उनको जब मालूम था कि उनको बहरीन जाना है तो वहाँ पे उनको पता करना चाहिए था, लेकिन वो ध्यान में नहीं आया उनको भी, और वो ऐसे ही है। तो फिर वहाँ से वापस चले गए हो जैसे हमने उनके बारे में ये जाना है कि वो मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर नहीं जाते थे, मस्जिद नहीं जाते थे, दरगाह भी नहीं जाते थे, और वो आपको जो है ना मंदिर गिफ्ट करते हैं लाके। हाँ। और ये कहते हैं कि ये तुम्हारे भगवान का घर है। हाँ। तो वो बड़ा अच्छा एक उनका पर्सपेक्टिव, उनकी पर्सनैलिटी का हमें दिखता है। वो क्या है कि मैं उनके साथ जब घर में रहने लगी तो धीरे धीरे फिर वो मेरा पूजा का सिस्टम शुरू हो गया। तो बरसों तक ये सिलसिला चला। तो वो देखते थे कि मैं पूजा कर रही हूँ, किचन में एक फल्ली लगी हुई थी पाटिया, उसके ऊपर भगवान को बिठा के मैं पूजा करती थी। तो देखते रहते थे, फिर बोलते थे घूमते घूमते, भगवान को ऐसे ही पाटिये पे बिठाएगी, मंदिर नहीं ला सकती, अच्छे से पूजा करो, क्या तरीका है पूजा करने का, ऐसे बार बार बोलते थे, मुझे हमेशा टोकते थे। तो मैं उनको इग्नोर करती थी, मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती थी, मैं अपनी पूजा करती रहती थी। तो बाद में वो एक दिन जाके मंदिर ही उठा के लेके आए और बोले कि ये ले तेरे भगवान के लिए लाया हूँ, तू तो बिठाएगी नहीं अच्छे से भगवान को मैंने सोचा मैं ही लेके जाऊँ। तो मंदिर लेके आए, वो अभी भी मंदिर में उसी में पूजा करती हूँ। अच्छा अच्छा। एक चीज़ धर्म के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं और कैसे वो इतने एक्सेप्टेंस उनके अंदर थी वो। खैर वो तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठे हुए दिखते हैं, उनकी राइटिंग में भी दिखता है ये। और ख़ास करके आज के दौर में जब एक धर्म को लेके इतने बवाल किए जाते हैं और इतने जिस पे हंगामे हो जाते हैं, जिस पे इतना सब कुछ हो जाता है, उन सब क्योंकि उनके दौर में भी ये हुए हैं, तो उनके प्रति क्या रिएक्शन रहता था, क्या उनका पर्सपेक्टिव क्या था, वो क्या बोलते थे इन सब चीज़ों पे? बोलते तो कुछ नहीं थे, वो लिखने में ही एक्सप्रेस करते थे जो भी आम, वैसे जनरल वो इन बातों पे डिस्कस नहीं करते थे, और ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसी बातें भी नहीं करते थे वो। लेकिन जो सोच थी उनकी, वो उनकी राइटिंग में दिखाते थे। खैर इसी बात पे मुझे आपकी लिखी हुई गज़ल जो है, जो गुजरात राइट्स के ऊपर, वो अगर आप हमें सुना दें तो, या पढ़ दें। क्या तमाशा दिखाया गया, शहर भर को जलाया गया, क्या तमाशा दिखाया गया, शहर भर को जलाया गया। वली दखनी बहुत मशहूर शायर है, सुना होगा नाम आपने उनका? सुना मैंने। तो उनकी कब्र थी वहाँ पे गुजरात में, अहमदाबाद में।
तो राइट्स जब हुए थे ना तो उसको तोड़ तड़ दिया गया था राइट्स Right. वालों ने। तो उसके ऊपर है कि खब्र में सो रहे थे वली, खब्र में सो रहे थे वली, खब्र में सो रहे थे वली, शोर करके जगाया गया, कब्र में सो रहे थे वली, शोर करके जगाया गया। भूख और प्यास वालों को फिर, भूख और प्यास वालों को फिर, भूख और प्यास वालों को फिर हिंदू मुस्लिम बनाया गया। भूख और प्यास वालों को फिर हिंदू मुस्लिम बनाया गया। दूध बच्चों का गायब हुआ, दूध बच्चों का गायब हुआ, दूध बच्चों का गायब हुआ, औरतों को नचाया गया। दूध बच्चों का गायब हुआ, औरतों को नचाया गया। पहले नदियाँ बही खून की, पहले नदियाँ बही खून की, पहले नदियाँ बही खून की, फिर इलेक्शन कराया गया। पहले नदियाँ बही खून की, फिर इलेक्शन कराया गया। राम तुलसी के ऐसे न थे, राम तुलसी के ऐसे न थे, राम तुलसी के ऐसे न थे, किसको रथ पे बिठाया गया। राम तुलसी के ऐसे न थे, किसको रथ पे बिठाया गया। गर खुदा के भी बच ना सके, घर खुदा के भी बच ना सके, घर खुदा के भी बच ना सके, मस्जिदों को गिराया गया। घर खुदा के भी बच ना सके, मस्जिदों को गिराया गया। क्या तमाशा दिखाया गया, शहर भर को जलाया गया। बहुत खूबसूरत लिखा आपने, सच्चाई लिखी है इसमें जी। अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जो थोड़ा लाइट है, और वो ये है कि सबसे खूबसूरत मेमोरी आपके लिए क्या है निदा साहब की? ऐसे तो बहुत सारी होंगी, लेकिन बड़ा मुश्किल सा सवाल है कि एक उनमें से अगर कोई आप चूज़ करें तो। वो तो बहुत मुश्किल की बात है कि एक चूज़ करना। एक्सपीरियंस कह सकते हैं, मेमोरी तो ठीक है। जब हम ये पद्मश्री उनको मिला था तो उसके लिए जब हम उनके साथ गए थे तो बहुत अच्छी मेमोरी थी। अच्छा। और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। हालांकि वो उनकी हमेशा की आदत के हिसाब से बोलना नहीं चाहते थे वहाँ की। उन्होंने कहा था कि हम 2 ही पास देंगे, अलाउड नहीं है वहाँ ज़्यादा पास देना। तो एक आदमी जिसको पद्मश्री देने वाले हैं और उनके साथ एक ही बंदा कोई जा सकता है। तो वो पता चला हमें कि वो एक ही बंदा जा सकता है। और वो बंदा जो है, उन्होंने वो नाजिम नकवी जो हैं दिल्ली में, उनके बहुत खास दोस्त भी हैं, शायर भी हैं। तो उन्होंने पहले अपनी सीट बुक कर ली थी कि मैं एक बंदा जो जाएगा वो मैं जाऊंगा।
और आप जाएंगे, बस हम दोनों पद्मश्री लेने जाएंगे। फिर मैं और मेरी बेटी हम दोनों जाना चाहते थे। अच्छा। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि सबको लेके जाना ही चाहिए, उनका ऐसा नेचर ही नहीं था। कोई बोलेगा मैं नहीं आऊँगा, ये जाएगा वो जाएगा, तो बोलेंगे ठीक है जिसको आना है आओ। तो उन्होंने कहा अभी तो मुश्किल है, एक तो मेरा वो फिक्स हो गया बंदा, अब मैं आप दोनों का वहाँ कैसे बात करूँ। हमने कहा अगर आप ऐसा करेंगे हमको नहीं ले जाएंगे तो हम आपको जाने ही नहीं देंगे। बैठ गए हम दोनों अड़ के, मैं और मेरी बेटी तहरीर। तो फिर बोले कि मैं बात करता हूँ। फिर उन्होंने वहाँ पे फ़ोन करके दिल्ली में बात की उन लोगों से कि ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, मेरी बेटी भी है, मेरी वाइफ भी है, तो थोड़ा आप एडजस्ट करके कुछ ज़्यादा पास अगर अलाउड करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, बोलना चाहिए ना आपको, उसमें क्या है, आ जाइए। फिर हम सब गए, चार पास मिले हमको। एक और मैं पूछना चाह रहा था कि इतने साल आप लोग साथ रहे और मुमकिन है कि कभी कभार झगड़े भी हुए होंगे, तो कौन संभालता था? वो संभालते थे इन चीज़ों को? नहीं, झगड़े होते ही नहीं थे। झगड़े हुआ ही नहीं कभी? नहीं, झगड़े नहीं होते थे, नाराज़गी होती थी थोड़ी बहुत, तो वो खामोश हो जाते थे। अच्छा। और मैं भी खामोश हो जाती थी, अपने अपने रूम में बैठे रहते थे। लेकिन कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि अभी ये मनाएगा या वो मनाएगा, फिर वापस शुरू हो जाते थे थोड़ी देर के बाद। बातचीत, मूड सही हो जाता था। ऐसा कुछ खींचतान नहीं हुई कभी कि छोड़ के घर चले जाएंगे या ये या वो औरतें जैसे करती हैं, झगड़ा होता है बड़ा ज़बरदस्त झगड़े होते हैं, मायके चली जाती हैं, फिर बुलाने जाना पड़ता है, हस्बैंड को मनाना पड़ता है। हमारा एक रूम से दूसरे रूम तक ही रहा है झगड़ा, जो नाराज़गी, झगड़ा तो नहीं, वो भी उनका वो नेचर नहीं था कि कुछ भी बोले उल्टा पुल्टा या अजीब सा बोले, जैसे मर्द घर में बोलते रहते हैं औरतों को, इंसल्ट करते रहते हैं, ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, कैसा खाना बनाती है। ऐसा कुछ नहीं, उनको जो भी खाना दो चुपचाप खा लेते थे। कभी फरमाइश नहीं करते थे कि ये नहीं खाऊंगा मैं, वो खाऊंगा, मेरे लिए ये बनाओ वो बनाओ, कुछ नहीं, जो भी खिलाओ खा लेते थे, जो भी जहाँ बिठाओ बैठ जाते थे। कोई फरमाइश नहीं, कोई स्पेशल डिमांड नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो झगड़ा किस बात पे होगा? झगड़े के लिए कुछ रीज़न तो चाहिए ना। ऐसा रीज़न नहीं था झगड़े का कुछ भी, इसलिए झगड़ा होता ही नहीं था। और आखिर में मैं ये पर्सनली मैं चाहता हूँ कि जो दोहे उन्होंने लिखे हैं, जिनके लिए वो बड़े मशहूर हुए और इतनी सिंपल ज़बान में उन्होंने ये चीज़ें लिखी, वो आप हमें गाकर सुनाएं, वो मेरा रिक्वेस्ट। दोहे, उनका जो लास्ट एल्बम जो बनाया था ना उन्होंने, सुनो तुम, उसमें भी दोहे मैंने गाए हैं, राजिम शर्मा। तो उन्होंने कंपोज किए थे सारी गज़लें, गीत भी थे, गज़लें भी थी। बहुत अच्छा एल्बम बना है वो। लेकिन दोहे वो डालना चाहते थे जो प्रोड्यूसर थे उनके, तो उन्होंने कहा कंपोज़र ने कि मुझे दोहे नहीं समझ में आते कंपोज करना। अच्छा। रोज़ यहाँ आके बैठते थे, नीरा साहब यहाँ बैठते थे, वो यहाँ उनके पैर के पास बैठ के गाना सुनाते थे लाजिम। तो बोले कि मुझे आइडिया दीजिए कि दोहे मैं कैसे कंपोज करूं। तो नीरा साहब ने कहा मालती जी से सुन लो, मालती जी ने कंपोज किए हैं दोहे। तो बोले कि अच्छा, तो मुझे बोले मालती जी इनको सुनाओ, दोहे सुनाओ थोड़े से। तो मैंने सुनाए, तो वो लोग कहने लगे कि जब आप इतना अच्छा गाती हैं और आपने इतना कंपोज किया है तो अब हम क्यों करें, आप भी गा दीजिए एल्बम में। तो मैंने गा दिया एल्बम में दोहे। बादल बने, बादल से बरसा
नदियाँ से बादल बने, बादल से बरसात, तू जो चाहे रूप ले, तू जो चाहे रूप ले, मैं हूँ तेरे साथ। नदियाँ से बादल बने, बादल से बरसात, नदियाँ से बादल बने। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार। दुख ने दुख से बात की, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार। उन्होंने सब रिलेशन के ऊपर दोहे लिखे ना, माँ के ऊपर लिखा है, फिर बहन के ऊपर लिखा है। बहने चिड़िया धूप की दूर गगन से आए, बहने चिड़िया धूप की दूर गगन से आए। हर आंगन में मानसी, हर आंगन में मानसी, पकड़ो तो उड़ जाए। बहने चिड़िया धूप की दूर गगन से आए। आंगन आंगन बेटियां काटी छाटी जाए, आंगन आंगन बेटियां छाटी बाटी जाए। जैसे बाले गेहूं की, जैसे बाले गेहूं की, पके तो काटी जाए। आंगन आंगन बेटियां। फिर बहन के ऊपर हो गया, माँ के ऊपर हो गया, बच्चे के ऊपर लिखा। बच्चा बोला देख के मस्जिद आलीशान, बच्चा बोला देख के मस्जिद आलीशान। अल्लाह तेरे एक को, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। बच्चा बोला देख कर जादू टोना रोज का बच्चों का व्यवहार, जादू टोना रोज का बच्चों का व्यवहार। छोटी सी एक गेंद में, छोटी सी एक गेंद में भर दे सब संसार। जादू टोना रोज का। फिर ये अच्छे दिन वाला सुना आपने? अच्छे दिन। गंगा जी के घाट से करे जुलाहाबाद, गंगा जी के घाट से करे जुलाहाबाद। वादा करके सो गए, वादा करके सो गए, क्यों अच्छे दिन रात। गंगा जी के घाट से करे जुलाहाबाद। वादा करके सो गए, क्यों अच्छे दिन रात। गंगा जी के घाट से। क्या बात। वाकई में लगता है कि अच्छे दिन और रात सो गए। कभी कभी लगता है। ये गवर्नमेंट का था ना, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो उस वक्त उन्होंने उसके ऊपर लिखा है। चलिए अंत में, हाँ, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। वी आर रियली ग्रेटफुल। मैं भी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा मौका दिया मुझे अपनी थोड़ी दिल की अच्छी बातें कहने के लिए, सुनाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। ये गज़ल जो है ना, ये उनके मिजाज से हटके है। जो गज़लें उन्होंने लिखी है जनरली, जो जगजीत जी ने जो गाई है मोस्टली, वो अलग मूड की गज़लें लिखी है उन्होंने। और ये गज़ल जो है ना, उनके मूड से हटके बिल्कुल बेबाक पने की, जैसे उनका असली अंदर का जो मूड था ना उनका, वो इसमें झलकता है, जो वो बहुत कम दिखाते थे लोगों को। ये मुझे ऐसा लगता है, ये गज़ल
देख के सुन के। दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती। दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती। खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। वैसे उन्होंने जो जुर्रत दिखाई थी, हिम्मत दिखाई थी, उसकी वजह से वो भी सफल हुए थे ना अपनी मोहब्बत में। तो ये बिल्कुल मुझे वही मूड लगता है कि वो उन्होंने इसमें पेश किया है अपना मूड। सही बात है। दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती। खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे बेखफा है। कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे बेखफा है। हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। हंसते हुए चेहरों से है बाजार की जीनत। हंसते हुए चेहरों से बाजार की जीनत। रोने की यहाँ वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती। रोने की यहाँ वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती। खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती। क्या बात है। थैंक यू।